हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखिए हम करेंगे AIBE जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है उसका 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये हम सॉल्व करेंगे, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश एंड हिंदी। साथ में ही दोनों क्वेश्चन चलेंगे, जिसको हिंदी में देखना है वो साथ में देखते चलें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रिट ऑफ सर्शियोररी कैन बी इशूड अगेंस्ट। जो सर्शियोररी रिट है वो किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट रिट ऑफ सर्शियोररी इशू की जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक और अर्ध न्यायिक बॉडीज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन either government or private to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities in the case of। किस केस में ये कहा गया? ठीक है, एक बार मैं आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन बता रही हूँ। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह माना कि सरकारी या निजी चिकित्सा पेशे के प्रत्येक सदस्य का यह स्थायी दायित्व है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के तुरंत चिकित्सा सहायता देना। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें। देखिए, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस केस में कहा गया है, परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि बिना औपचारिकताओं के सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड डायरेक्शन to make the CBI independent agency so that it make function more effectively and investigate crimes and corruptions at high places in public life in the case of। किस केस में ये कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि जो CBI है उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया जाना चाहिए जिससे वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली कर सके, क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सके, करप्शंस का पता लगा सके। तो ये किस केस में ये कहा गया है? तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? विंसेंट नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है, विंसेंट नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन द ईयर। क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो इनकम टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया सर जेम्स विल्सन के द्वारा किस ईयर में किया गया? तो किस ईयर में किया गया? 1860 में। फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच केस जस्टिस JC शाह ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड सिंस बाय द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अ सीरियस इन्वेशन इज मेड अपॉन द राइट्स, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ द टैक्स पेयर, द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड ओनली फॉर द पर्पज फॉर विच लॉ ऑथराइजेज इट टू बी एक्सरसाइज्ड। आपको हिंदी में समझा देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति JC शाह ने किस मामले में शक्ति का उपयोग करके दाता के अधिकारों, गोपनीयता और स्वतंत्रता पर एक गंभीर आक्रमण किया है। शक्ति को केवल कानून के अनुसार और केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए कानून इसे अधिकृत करता है। यह किस केस में कहा गया है? ITO इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेज बनाम सेठ ब्रदर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेज सेठ ब्रदर्स के केस में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेटिफाई किया जा सकता है मेजोरिटी अटेंड करने पर। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में देख लीजिए, 1 मिनट। बहुमत प्राप्त करने पर माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जा सकती है। सेकंड है, बहुमत प्राप्त करने पर माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जानी चाहिए। थर्ड है, दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि की जा सकती है। फोर्थ है, नाबालिग माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत उत्तरदायी नहीं है। तो देखिए, हमारा इसमें क्या आंसर होगा? सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा देखिए सेकंड तो क्या कहता है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्टी हैं उन दोनों पार्टीज के द्वारा जॉइंटली माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है। और माइनर इज नॉट लायबल अंडर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, माइनर लायबल नहीं होता माइनर के कॉन्ट्रैक्ट में। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री। देखिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टीज फर्स्ट है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ये भी है, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। और फोर्थ क्या है, द एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन गिवन इन ए सूट बिफोर द कोर्ट। तो इसमें एसेंशियल एलिमेंट का नहीं है। तो देखिए, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ये वो चीज़ है जिसको कि डिक्री इंक्लूड नहीं करती है। बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। कौन सा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट है, उल्लंघन है। यूज ऑफ ए मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड्स विदाउट ऑथराइजेशन, एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट ट्रेडमार्क सच दैट एडवर्टाइजमेंट इज अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। थर्ड है यूज ऑफ द ट्रेडमार्क एज अ बिजनेस नेम विदाउट ऑथराइजेशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए सारे ही इस तरीके के ही इसमें ऑप्शन है। पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन क्या है, प्राधिकरण के बिना सामान्य में उस ट्रेडमार्क जैसे चिन्ह का उपयोग, उस ट्रेडमार्क का विज्ञापन ऐसा हो रहा है जो कि प्रतिष्ठा के खिलाफ है, और प्राधिकरण के बिना व्यापार के नाम के रूप में उस ट्रेडमार्क का उपयोग। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन अंडर गोइंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ अटेम्प्ट्स टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज्ड देयरबाय ही मे बी पनिश्ड विद। ये क्या करें, पर्सन यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को उसकी पनिशमेंट पहले से ही है, इफ़ अटेम्प्ट्स टू कमिट मर्डर, वह मर्डर का अटेम्प्ट करता है और इस वजह से सामने वाले को हर्ट हो जाता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, LI, डेथ, इम्प्रिजनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम विवाह अधिनियम, इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। अंडर द डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ए मुस्लिम वाइफ कैन सीक डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ द हस्बैंड फेल्स टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर, कितने ईयर के लिए है, 3 ईयर्स। आंसर होगा 3 ईयर्स। ठीक है, देखिए हिंदी में मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन के तहत एक मुस्लिम पत्नी विवाह विच्छेद की मांग कर सकती है यदि उसका पति 3 साल तक वैवाहिक दायित्व निभाने में विफल रहता है। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। क्यूरेटिव पिटीशन किस में इंट्रोड्यूस की गई, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू फेयर लीगल एड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल राइट। मतलब फेयर लीगल एड, 1 मिनट, फेयर लीगल एड का जो फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ, किस केस में किया गया, MH हॉस्काट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 में। ठीक है, MH हॉस्काट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में फेयर लीगल एड मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट है ये भी, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू, हाँ ये तो हमारा हो गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच वन इज दैट। आपको फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। एक कन्फेशन बाय वन को अक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग अदर को अक्यूज्ड वुड बी प्रूव्ड। मतलब एक को अक्यूज्ड हैं, उनमें से किसी एक ने कन्फेशन किया तो वो इम्प्लीकेट होगा दूसरे पर, प्रूव्ड माना जाएगा। सेकंड है, अ कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड देखिए, कन्फेशन बाय ए पर्सन इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन बाय ए पर्सन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू एनी पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कैन बी प्रूव्ड इफ द कन्फेशन ऑफ ए पर्सन लीड्स टू रिकवरी ऑफ ए थिंग इट कैन बी प्रूव्ड। यदि कन्फेशन है वह किसी चीज़ की रिकवरी की बात करता है तो ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने देते हैं तो वो भी प्रूव माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, देखिए
हमको निकालना है इसमें नॉट ट्रू मतलब फॉल्स वाला। तो देखिए कन्फेशन बाय वन को अक्यूज्ड, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसमें कि दो को अक्यूज्ड है, उसमें से यदि एक ने कन्फेशन कर दिया तो वो दूसरे पे प्रूव माना जाएगा, यह रॉन्ग है आपका, है ना, मतलब यही आंसर होगा इसमें। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को देते हैं तो वह नहीं माना जाता, पुलिस कस्टडी में है और वो केवल डिस्कवरी की बात करता है, रिकवरी ऑफ ए थिंग, तो वो भी माना जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने किसी पर्सन को किया जा रहा है तो वह भी कन्फेशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। द कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी इज ए लीडिंग केस ऑन। कश्मीरा सिंह का जो केस है वह किस से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड के कन्फेशन से रिलेटेड है कश्मीरा सिंह का केस। कहाँ से है ये? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 30 का है ये, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 30 को अक्यूज्ड की बात करता है, जॉइंट ट्रायल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज ए। देखिए क्या कह रहे हैं कि असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाले प्रमाणीकरण को निम्नानुसार जाना जाता है: पब्लिक की, प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो हमारा क्या आएगा? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, जो भी एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम या हैश फंक्शन के उपयोग से प्रभावित होने वाला प्रमाणीकरण है उसको डिजिटल सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर सेक्शन 66F शैल बी पनिशेबल। क्या कह रहे हैं कि साइबर टेररिज्म मतलब जो साइबर आतंकवाद होता है ना कंप्यूटर वगैरह के थ्रू, उससे के लिए जो पनिशमेंट है सेक्शन 66F में वो कितना है, कितना दिया गया है पनिशमेंट? देखिए हमारा आंसर होगा LI विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब इम्प्रिजनमेंट से लेकर LI तक वो एक्सटेंड हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, वो नेचर पर डिपेंड करता है किस टाइप का क्राइम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइन इंडस्ट्री मीन्स। इंडस्ट्री का मीन्स क्या है? देखिए फर्स्ट है बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग, सेकेंड है मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, थर्ड है इंक्लूड एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट और हैंडीक्राफ्ट, और फोर्थ है इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें, क्योंकि सारी ही चीज़ें इसमें इंडस्ट्री के बारे में बताती है। बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इंक्लूडेड एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए प्लेसेज मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ ए बिल्डिंग। एक प्लेस है, ठीक है, ए प्लेसेज मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ ए बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। मतलब जेड बिल्डिंग के अंदर है और ए क्या है, अपने फायर आर्म्स के साथ आता है बिल्डिंग के बाहर से, उसको बोलता है कि अगर तुमने बिल्डिंग को छोड़ने की कोशिश की तो हम फायरिंग कर देंगे। तो ये क्या होगा? रॉन्गफुली रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो क्या माना जाएगा इसको? क्या माना जाएगा? देखिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेनिंग जेड, रॉन्गफुल कन्फाइनिंग जेड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ द अबव। 20 नंबर देखिए, ए इंसाइट से डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड। ए क्या है, किसी डॉग को इंसाइट करता है कि वह जेड पर क्या करे, जेड पर जंप कर जाए विदाउट जेड्स कंसेंट। इफ़ ए इंटेंस टू कॉज इंजूरी, फियर, अनोयंस टू जेड, यदि ए का इंटेंशन क्या है कि इंजूरी देना, फियर देना, अनोय करना जेड को, तो वह क्या कर रहा है? ए यूज्ड फोर्स ऑन जेड, ए असॉल्टेड जेड, ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स ऑन जेड, और नन ऑफ द अबव। तो वह क्या कर रहा है? क्रिमिनल फोर्स का यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स यूज की गई है, डॉग उस पर जंप करेगा। ठीक है, किस कारण से? इंटेंशन क्या है? इंजूरी, फियर और अनोयंस को कॉज करना। तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन द बिल्डिंग बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू जेड्स क्रॉप, ए हैज कमिटेड। क्या कर रहा है कि ए ने अपनी कैटल है ना वो जेड के फील्ड में एंटर करवा दिए हैं, इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग, जानते हुए
कि वह जेड की क्रॉप को डैमेज करेगा। तो ए ने क्या किया है, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पर क्या किया है, मिसचीफ किया है उसने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा मिसचीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विड्रॉ टू इटसेल्फ एनी प्रोसीडिंग्स फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर एनी स्टेट बार काउंसिल। देखिए क्या कहा है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 का कौन सा प्रावधान हमें बताता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद को विड्रॉ करने की शक्ति प्रदान करता है किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। तो इसकी धारा कौन सी है, ये आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, धारा 36 का सबसेक्शन 2। एडवोकेट एक्ट है 1961 का, सेक्शन है 36 का सबसेक्शन 2। नेक्स्ट देखिए, विच कोर्ट और अथॉरिटी हैज़ द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। देखिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के का कंटेम्प्ट किया है किसी पर्सन ने, तो उसको पनिश करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। तो किसके पास है इसकी पावर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये तो हमारा यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। A stipulates that title in a property shall pass to C on his death. B है, A stipulates that title in a property shall pass to C on the death of B. C है, A stipulates that title in property shall pass to C if he marries B. और फोर्थ है, ए स्टिपुलेट्स द टाइटल इन प्रॉपर्टी शैल पास टू सी आफ्टर 10 ईयर्स। हिंदी में समझ लीजिए, निहित स्वार्थ कौन सा नहीं है। ए यह निर्धारित करता है कि उसकी मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी। देखिए सेकंड ऑप्शन, ए यह निर्धारित करता है कि बी की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी। थर्ड है, ए यह निर्धारित करता है कि अगर वो बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी। और फोर्थ है, ए यह निर्धारित करता है कि 10 साल बाद संपत्ति सी की हो जाएगी। तो कौन सा नहीं है इसमें, वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ पर कंडीशन है कि अगर वो बी से विवाह करता है तो ही तो संपत्ति सी की होगी, अगर नहीं करता है तो नहीं होगी। तो यहाँ पर निहित स्वार्थ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बाकी सब में डेथ होना तो सर्टेनिटी है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का जो लॉ है उसके रेस्पेक्ट में कौन सा कथन रॉन्ग है। तो देखिए क्या क्या है हमारे, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नॉट आइडिया। आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, देयर इज नो कॉपीराइट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फैक्ट। किसी फैक्ट के रेस्पेक्ट में कॉपीराइट नहीं होता। देयर इज नो कॉपीराइट इन ए गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क में कॉपीराइट नहीं है। फोर्थ, कॉपीराइट डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता। तो हमें निकालना है इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए गलत कौन सा है कि देयर इज़ नो कॉपीराइट इन ए गवर्नमेंट वर्क। गवर्नमेंट वर्क में भी कॉपीराइट होता है। ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट कोई चीज़ ला रही है, कोई योजना ला रही है तो आप उसको उसका कॉपीराइट मतलब उसका इन्फ्रिंज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन कौन से आपके सही हैं, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन नॉट आइडिया। आइडिया को कॉपीराइट नहीं किया जाता, एक्सप्रेशन को किया जाता है। किसी फैक्ट के रेस्पेक्ट में कॉपीराइट नहीं होता है। और कॉपीराइट डजंट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। ये सब आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज वन विच हैज़ इट्स जुडिशियल और लीगल सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है वह अपना जुडिशियल और लीगल सीट ऑफ आर्बिट्रेशन आउटसाइड इंडिया रख सकती है। देखिए हिंदी में मैं आपको और दिखा देती हूँ। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वह है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक सीट है या कानूनी सीट है। तो यह किसमें कहा गया है, देखिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस कैंसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज में ये कहा गया है। ठीक है, ये रहा भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस कैंसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज, इस केस में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लेज डाउन फॉर द एस्केच। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के में से कौन सा कानून राजगामी होने पर लागू होता है? तो कौन सा है इसमें? आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन 29। ठीक है, सेक्शन 29 है जो कि एस्टेट होने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट का प्रोविजन लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। देखिए हिंदी में मैं आपको दिखा रही हूँ, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? मतलब कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें कि संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले में भी कानून बनाने का अधिकार रखती है? तो कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 249 आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अनुच्छेद 249 में ऐसा उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कोर्ट हैज़ लेट डाउन दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई? किस केस में ऐसा बताया गया है कि जो जीने का अधिकार है उसमें मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा केस है आपका? ये आपका केस है ज्ञान कौर वर्सेस श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात कही गई है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज ए मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाई, मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या एक बिल मनी बिल है अथवा नहीं है, इसको कौन डिसाइड करता है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, लोकसभा स्पीकर, कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन बाई, 10th शेड्यूल में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वे किसके द्वारा लिए जाते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस। 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केस ऑफ मोहम्मद अल्लाहदाद खान वर्सेज मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू। देखिए, मोहम्मद अल्लाहदाद खान वर्सेज मोहम्मद इस्माइल खान का मामला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, पितृत्व की अभिस्वीकृति से संबंधित है। मोहम्मद अल्लाहदाद खान वर्सेज मोहम्मद इस्माइल खान, पितृत्व की अभिस्वीकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in which of following cases the Supreme Court was in 2017 declared pronouncements of talaq 3 times at a time by a Muslim husband as unconstitutional? 3 तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब बताया गया? देखिए हिंदी में, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? तो किस में कहा था? क्या होगा आपका आंसर? देखिए, आपका आंसर होगा शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो 3 टाइम्स हम तलाक का जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए फॉरेन अवार्ड? विच वन इज ए फॉरेन अवार्ड? ठीक है, एन अवार्ड इन आर्बिट्रेशन वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इन नॉन इंडियन, an award passed in a foreign seated arbitration, an award passed in arbitration where both the parties are non-Indian, none of the above। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन आएगा? देखिए, आपका होगा एन अवार्ड पास्ड इन ए फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन, जो विदेशी आर्बिट्रेशन के द्वारा, मतलब फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में जो कोई अवार्ड दिया गया है, ठीक है, उसको बोलेंगे फॉरेन, विदेशी पुरस्कार। ठीक है, फॉरेन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए हु इज विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड हिज कस्टम डज नॉट परमिट सच मैरिज, सच ए मैन वुड बी पनिशेबल अंडर। देखिए क्या करें, इफ ए हु इज विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को कैसे दंडित किया जाएगा? तो देखिए, किस धारा में है ऐसा है? इसमें आएगा
उन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से शादी करता है जो कि निषिद्ध रिश्ते में है तो और उनके रिवाजों में वो चीज़ अलाउ नहीं है और फिर भी वो शादी कर लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के बी क्लॉज के द्वारा उसको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड दैट ए चाइल्ड फ्रॉम ए वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। चाहे से बच्चा वॉइड मैरिज से हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग यदि बच्चा वॉइड मैरिज से भी हुआ है तब भी बच्चा तो लेजिटिमेट माना जाएगा उस चाइल्ड को। यह किस सेक्शन में कहा गया है? तो किस में कहा गया है? सेक्शन 11 में ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 केम इनटू फोर्स। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, वह कब फोर्स में आया? कब आया है? 1/3/1894, ठीक है, 1 मार्च 1894 को, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894 को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पास? कोर्ट ऑफ सेशन कौन सी सेंटेंस पास कर सकती है? देखिए, डेथ सेंटेंस, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट डेथ सेंटेंस मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। तो क्या ऑप्शन आएगा आपका? तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा, लेकिन मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव? कौन सी फॉरेन जजमेंट के को कंक्लूसिव बनाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? इट मस्ट बी गिवन ऑन मेरिट्स ऑफ द केस। ये केस की मेरिट्स पर दिया जाता है। इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड बाई ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। इट वॉज नॉट ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड। इट इज बाई कोर्ट इन एन एनिमी कंट्री। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा इसमें। फॉरेन जजमेंट में तीनों चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। एक रेफरेंस किया जा सकता है केस की पेंडेंसी के द्वारा। द सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू द हाई कोर्ट फॉर द लेटर्स ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेकंड देखिए, द सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू द हाई कोर्ट फॉर द लेटर्स ओपिनियन ऑन ए क्वेश्चन ऑफ एविडेंस। The subordinate court refers the case to the High Court for the letters opinion on a question of fact. The subordinate court refers the case to the High Court for the letters opinion on a question of court procedure. तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर रेफरेंस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आंसर होगा फर्स्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को रेफर करेगी केस को कब? जबकि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है और जिसमें हाई कोर्ट का ओपिनियन जरूरी होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, लेकिन हम अभी 40 क्वेश्चंस इस पेपर के कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, AIB के हर एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का आता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी जो आपका AIB E17 है वो होने वाला है 5 फेब को, ठीक है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। मैं आपको 100 क्वेश्चंस इसमें नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको 40 क्वेश्चंस करवा रही हूँ और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के पार्ट्स में ऐसे ही नए नए वीडियो लाती रहूँगी। तो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। थैंक यू।